नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। भारत में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में लैंसेट में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बीते 30 सालों में माइग्रेन, तनाव और स्ट्रोक के मामले दोगुने हो गए, जो कि हेल्थ सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभर कर सामने आया है। ऐसी समस्या के बढ़ने के कारण तो बहुत है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है लाइफस्टाइल और तनाव। यही नहीं, ब्लड प्रेशर, एयर पोल्यूशन, डाइट, डायबिटीज, हाई बॉडी मास इंडेक्स जिसे बीएमआई भी कहते हैं, इसे बढ़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज हम आपके स्वास्थ्य से जुड़े इस मुद्दे पर बात करेंगे। हम बात करेंगे माइग्रेन की। ज्यादातर लोगों को लगता है कि माइग्रेन मतलब सिर दर्द, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ये सिर दर्द से कहीं ज्यादा है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। पेनफुल हेडेक इसका एक लक्षण भर है। एक और स्टडी ये कहती है कि दुनिया में करीब 10% लोग माइग्रेन से पीड़ित हैं। 10% यानी लगभग 100 करोड़ लोग माइग्रेन की समस्या से जूझ रहे हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में माइग्रेन होने की आशंका 3 गुना ज्यादा होती है। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ की साल 2019 की एक स्टडी के मुताबिक भारत में करीब 21.3 करोड़ लोग माइग्रेन से प्रभावित हैं, जिसमें 60% महिलाएं हैं। इससे पीड़ित लोग रोशनी, शोर, स्मेल और टच के प्रति भी सेंसिटिव हो जाते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से कि आखिर इस बढ़ती हुई बीमारी पर कैसे लगाएं ब्रेक, क्योंकि ये जरूरी है समझना कि माइग्रेन आखिर किस तरीके से अटैक करता है। तो आइए परिचय आपको कराते हैं हमारे गेस्ट से। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सौम्या मित्तल, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, शारदा हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा डॉक्टर बीएन सिन्हा, जो कि जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा डॉक्टर समीर भाटी, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। ये तमाम जो डॉक्टर हैं आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से माइग्रेन को पहचानिए, माइग्रेन क्यों बढ़ रहा है इसके बारे में बताएंगे और साथ ही साथ उपचार के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले मैं रुख करूंगी डॉक्टर सौम्या आपका, और मैं जानने की ये पहले कोशिश करूंगी कि ये जो स्टडी कहती है कि माइग्रेन जो है वो महिलाओं में सबसे ज्यादा दिख रही है, तो सबसे पहले यही हमें समझाएं कि आखिर माइग्रेन की प्रॉब्लम महिलाओं में क्यों ज्यादा है। आप अपने माइक को अनम्यूट करें। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप अगर अनम्यूट करेंगे तो शायद हम सुन पाएंगे आपको। देखिए, माइग्रेन जो है वो एक बीमारी है जो मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ये संभवतः प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो ट्रिगर्स होते हैं, वो अक्सर हार्मोनल भी होते हैं। और वो हार्मोनल चेंजेस लेते हुए लेडीज में कभी कभार माइग्रेन जो है वो ज्यादा पाया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ लेडीज में होता है माइग्रेन मेल्स में और लेडीज में, दोनों में मिल सकता है। जी डॉक्टर, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंकड़े कहते हैं कि 10% लोग माइग्रेन से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही समझाएं हमें कि आखिर ये जो बीमारी है, ये जो समस्या है, वो क्यों बढ़ रही है। और इसको लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि सिर दर्द अगर रेगुलरली हो रहा है तो इसका मतलब माइग्रेन ही है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त। देखिए, माइग्रेन का मेन सिम्टम सर दर्द है। सर दर्द जो है वो लगभग सारी ही पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। कोई होगा जिसने कभी किसको जिंदगी में सर में दर्द नहीं हुआ होगा। सभी को सर में दर्द कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे होता है। जब सर दर्द बार बार होने लगता है और इसके साथ कुछ सिम्टम और आते हैं, जैसे रोशनी का परेशान होना, तो आवाज से परेशानी होना, उल्टी आना, तो हम इसको माइग्रेन लेवल कर लेते हैं। ड्यूरेशन जो सर दर्द की होती है कि एक बार सर दर्द चालू हो जाए, काफी लंबी चलती है, 6 घंटे से लेके 3 दिन तक, 4 दिन तक जो है माइग्रेन का सर दर्द चल सकता है। तो ये का जो दर्द होता है वो माइग्रेन कहलाता है। अब माइग्रेन जो है उसके वो ट्रिगर्स बहुत सारे होते हैं। गर्मी, टेम्परेचर और ये धूप लगना बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा हार्मोनल इम्बैलेंसेस, कुछ डाइटरी चेंजेस होते हैं, स्ट्रेस होता है, परेशानियां होती हैं, एसिडिटी होती है। ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे वो हेडेक को ट्रिगर करती हैं। जब ये उनके चलते
जो माइग्रेन के मरीज हैं उनको हेडेक ज्यादा होता है। तो इसके चलते चलते अब जहाँ पे स्ट्रेस बढ़ रहा है लाइफ में, आपकी रिस्ट्रिक्ट हो रही है कि लोग काम के चलते नींद का प्रभाव करते हैं, कब नींद कम लेते हैं, तो ये सारी चीजें, एसिडिटी, खाने पीने पे ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये सब चीजें जो है ये माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफस्टाइल है जो एक स्ट्रेस वाला बनता जा रहा है, वो हमारी माइग्रेन की बीमारी को, उसके सिम्टम्स को ज्यादा तेजी से प्रेवेलेंट करने में काफी कम वो है, सक्षम है। डॉक्टर मित्तल, यहाँ ये भी हमें बताइए, क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि बुजुर्गों में या फिर वयस्कों में ये ज़्यादा समस्या थी, लेकिन अब तो छोटे बच्चों में भी माइग्रेन की समस्या दिखने लगी है। इसका कारण क्या मोबाइल फ़ोन है या फिर कुछ और कारण है जिसकी वजह से माइग्रेन की समस्या बढ़ी है? देखिए, मोबाइल फ़ोन, जैसे मैंने अभी कहा कि डेफिनेटली हमारे जो माइग्रेन का हेडेक है उसमें धूप, रोशनी, आवाज़, ये सब बहुत प्रेवेलेंट है। ये सब ये एक बहुत कॉमन ट्रिगर्स हैं। अब हमारे जो बच्चे हैं और हम फॉर दैट मैटर जो हमारे यंग एडल्ट्स हैं, वो भी जो मोबाइल का एक फ्रीक्वेंसी है यूज का, बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं। अब तो ये भी कहा जाता है कि अगर हम सोने जा रहे हैं तो नींद का भी प्रभाव होता है। नींद लोगों को आती है क्योंकि हम मोबाइल को ज्यादा यूज करते हैं। मोबाइल जो है सोने से आधे एक घंटे पहले में बंद करके सोना चाहिए ताकि एक ज्यादा अच्छी नींद हमें मिल सके। तो ये सारी चीजें जो है वो डेफिनेटली हमारी माइग्रेन की प्रेवलेंस को बढ़ाता है। स्क्रीन का यूज, कंप्यूटर का यूज एक और लेवल है जो हमारे यंग स्टूडेंट्स में, यंग एडल्ट्स में बढ़ रहा है। तो ये चीजें जो है डेफिनेटली माइग्रेन को एक ट्रिगर बनाती हैं और इस वजह से जो बच्चे हैं और जो यंग एडल्ट्स हैं उनमें माइग्रेन का हेडेक ज्यादा प्रेवलेंट है। जी, डॉक्टर समीर, चूंकि देखिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से माइग्रेन की समस्या जो है वो दिख रही है, लोगों में भी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण डॉक्टर मित्तल ने भी बताया कि कई हैं। लेकिन इसको लेकर, न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है उसको लेकर डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, किस तरीके की जांच हो सकती है? क्योंकि अमूमन आप देखें तो इस मौसम में बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें सर दर्द बहुत होता है, तो ऐसे में सबको माइग्रेन नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरीके की समस्या है तो इसको कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है सिम्टोमेटिकली और डायग्नोस्टिक के लेवल पर भी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हेडेक, सरदर्द की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन आजकल समस्या है। अब तो हेडेक या तो लक्षण हो सकता है या हेडेक, मतलब हम इसको कैटेगराइज करें तो जैसे कि प्राइमरी हेडेक हो गया, तो प्राइमरी हेडेक के अंदर जैसे ज्यादातर आजकल कॉमन देखें हम तो टेंशन टाइप हेडेक, तो टेंशन टाइप हेडेक तो जैसा नाम से ही पता है। देन माइग्रेन की जैसे हम बात कर रहे हैं, क्लस्टर हेडेक होता है, एक एग्जर्शनल हेडेक होता है कि आप एग्जर्शन कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो इस तरह के ये प्राइमरी हेडेक्स होते हैं। दूसरे सेकेंडरी हेडेक भी होते हैं कि कोई और बीमारी के कारण की वजह से भी हेडेक, जैसे कि हमने अभी थोड़े टाइम पहले हम डिस्कशन कर रहे थे अभी, जैसे फैला हुआ एन्सेफेलाइटिस हो गया, कोई भी इन्फेक्शन, इंजरी के बाद आपको हेडेक रह सकता है, कोई वेस्कुलर कारण भी हो सकता है, वीनस थ्रम्बोस, तो इस तरह के कई कारण होते हैं जो भी हेडेक का कारण हो सकता है। सर्वाइकल की वजह से भी हेडेक हो सकता है, और अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से हेडेक हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि पेन किलर वगैरह, उनका ओवर यूज करते हैं तब भी हेडेक होता है। साइकोसोमेटिक हेडेक की भाई आप एंग्जाइटी है, आपको डिप्रेशन है, उसमें भी आपको हेडेक होता है, फिट्स वगैरह पड़ते हैं उसके बाद भी हेडेक होता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन ज्यादातर रहते हैं और उनको कई कारण ट्रिगर कर देते हैं हमारी लाइफस्टाइल वाले। आप बहुत लंबे समय तक डिहाइड्रेटेड है, आपके खाने के बीच में बहुत लंबा गैप है, आप रात को लेट तक सोते हैं, तो अगर नींद नहीं आ रही तो फिर आप मोबाइल देखते रहते हैं। इसके अलावा चाय या कॉफी का सेवन लेट इवनिंग के अंदर करना, वो और ज्यादा इस तरह के हेडेक्स को ट्रिगर कर देता है। पर यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि देखिए पहले हमें डिफरेंशिएट करना, रूल आउट करना जरूरी होता है कि हम एकदम ये नहीं कह देते कि आपको माइग्रेन है। तो कई बार वो हेडेक का कॉज फाइंड आउट करने के लिए सर्टेन आप जैसे डॉक्टर से मिलेंगे, सबसे पहले वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, देखेंगे, आपकी हिस्ट्री लेने के बाद फिर कुछ इमेजिंग टेस्ट होते हैं, MRI या CT स्कैन, उसको करने की जरूरत पड़ सकती है रूल आउट करने के लिए, या फिर कुछ तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे पता लगता है। आई टेस्ट और ENT टेस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है हेडेक का कारण जानने के लिए। तो ये सब चीजों को ओवरऑल होलिस्टिकली देखना पड़ता है,
तब बताते हैं कि आपका किस तरह का हेडेक है, क्या उसका कारण है। पर कुछ रेड फ्लैग होते हैं, अगर वो है तो उस टाइम आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है कि अचानक तेज से सर दर्द हो रहा है, सर दर्द रोज बढ़ रहा है, सर दर्द के साथ आपको देखने में भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको किसी तरफ वीकनेस हो रही है, तो उसको फिर आपको इग्नोर नहीं करना है। बिल्कुल, यही कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसे पहचानने की जरूरत होती है और डॉक्टरों से सलाह लेने की जरूरत होती है। और यही न्यूज़ 24 के माध्यम से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो लोगों को बताएं कि आखिर किस तरीके की ये समस्या है और कैसे इससे निजात पाया जा सकता है। डॉक्टर BN सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका। और अभी मैं एलोपैथिक के हिसाब से समझने की कोशिश कर रही थी कि ये बीमारी क्या है और कैसे इसका उपचार किया जाए, लेकिन आयुर्वेद में भी इसका बहुत अच्छा खासा वर्णन है। आयुर्वेद में भी इस बीमारी को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो इस बीमारी में सबसे पहले हम ये बताएं कि कैसे इस बीमारी को डिटेक्ट किया जाता है और आयुर्वेद के जरिए इसका कैसे निदान किया जाता है। देखिए, सबसे जरूरी, नमस्कार जी। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कारण जानना बहुत जरूरी। बिल्कुल। और आज जो जिस तरह की बातचीत अभी आप लोग कर रहे थे या डॉक्टर कह रहे थे, तो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और कई बार क्या होता है कि हमारी सिस्टम जो है ना, हमारी सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, इसमें कुछ डिस्टरबेंस की वजह से भी ये सब सारी चीजें होती है। और आयुर्वेद का सबसे बड़ा रोल है कफ, पित्त, वात। तो कफ जो है वो आम को पैदा करता है, और अभी डॉक्टर साहब ने खुद ही बताया कि कहीं पे अवरोध हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो हम लोग उसको कहते हैं स्रोतोरोध। किसी भी तरह की परेशानी से, अगर किसी एंजाइटी से या नींद पूरी नहीं हुई या डाइजेशन ठीक नहीं हुआ, तब भी ये सारी चीजें हो जाती हैं। कई बार हम लोग की रहन सहन की व्यवस्था भी बड़ी खराब हो गई है। खराब ये हो गई है कि बंद कमरे कर लेते हैं और AC चला लेते हैं, जबकि हमको एक नेचुरल एयर चाहिए। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि एक वो है, देखिए कि हम लोग जो है कफ, पित्त, वात पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो कफ जो है आम को पैदा करता है। आम जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आम को प्रोड्यूस करता है, और आम जो है वो ब्लॉकेज करता है, जो चैनल ब्लॉकेज, जिसको अभी स्रोतोरोध की बात हम जो कर रहे थे। जी। तो स्रोतोरोध होने की वजह से ये कांस्टेंट पेन होता रहता है, और एक बार शुरू हो गई, एक फियर भी क्रिएशन हो जाती है। जैसे ही पता चला कि सिर दर्द शुरू हो रहा है, तो एक स्वाभाविक रूप से डर पैदा हो जाता है। वो डर जो है वो हमको उसको और बढ़ाता चला जाता है। लेकिन डॉक्टर सिन्हा, तो आयुर्वेद में इसको अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसका उपचार किस तरीके से किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दवा खाने से परहेज करने लगते हैं। हाँ, हम लोग परहेज और उपचार की बात पर ही ज्यादा स्ट्रेस दें तो ज्यादा बढ़िया है। हमारे यहाँ एक अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग करते हैं। वो उसको 4 चम्मच 25 ml सुबह और 25 ml इवनिंग में, रात में लेते हैं, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर। जी। तो क्या होता है, आफ्टर का मतलब ही ये होता है कि आपके पेट में कुछ है, उसके ऊपर से कुछ आप ड्रग ऐसा दे रहे हैं जो किसी तरह का नुकसान न करे। तो अश्वगंधा रिष्ट 4 चम्मच दिन में, 4 चम्मच रात में हम लोग एडवाइस। जी बिल्कुल, नेटवर्क की दिक्कत है, शायद इस वजह से हम उनकी आवाज़ कंप्लीटली नहीं सुन पा रहे हैं। डॉक्टर मित्तल, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूँगी और यहाँ ये समझने की कोशिश करूँगी कि जाहिर तौर पर देखिए, ये ऐसी बीमारी है जिसको अगर सिम्टोमेटिकली समझ लिया जाए तो जल्दी उपचार हो सकता है, लेकिन कई बार बहुत देर हो जाने की वजह से ये गंभीर रूप भी ले लेता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये हाफ हेड में क्यों होता है? बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि ये हाफ सिर में ही, आधे सर में दर्द होना शुरू हो गया, आईज के पास भी पेन होना शुरू हो जाता है, तो ये किस वजह से होता है? देखिए, ये जो है ये बीमारी का लक्षण है और बीमारी इसी टाइप से होती है, और ऐसा जरूरी नहीं कि हाफ ही हेड में हो। कॉमन होता है कि हाफ हेड में होता है, दोनों तरफ सर में भी हो सकता है सर, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। फॉर दैट मैटर अगर हम देखें
पीछे सर में भी होता है। जो कॉमन है वो टेम्पल्स, जो हमारे टेम्पल्स होते हैं राइट और लेफ्ट दोनों तरफ, इस तरफ होता है। और जो पेन होता है उसका भी कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस टाइप का हमें पेन है। जो वो पेन है जो कॉमनली माइग्रेन में होता है वो एक पल्स जैसा फील होता है। यहाँ पे हमें ऐसे ढब 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 ऐसा पेशेंट को लगता है कि उनको इस टाइप का हेडेक हो रहा है। जिस समय पेशेंट हमें ये बोलते हैं कि ये ढब ढब वाला पेन है और एक लंबा पेन चल रहा है कि एक बार चालू हुआ तो 4 से 6 घंटे से 3 दिन तक आता रहता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे क्लू बन जाता है कि ये सर दर्द का हेडेक है जो माइग्रेन में हमारा हो सकता है। दूसरी चीज ये आती है कि काफी लोग, देखिए जैसे मैंने कहा कि काफी बार हेडेक ऑलमोस्ट हर आदमी को किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होता ही होता है। तो ये हेडेक काफी लोग इसको ये मान के छोड़ देते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो माइग्रेन उस केस में जो है वो बढ़ता रहता है, जो फ्रीक्वेंसी है हेडेक की वो बढ़ती रहती है। तो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि जिस समय माइग्रेन का जो इस टाइप के लोग आते हैं उनको एक आदत पड़ जाती है कि पेन किलर्स खाने की। बिल्कुल। तो वो पेन किलर्स जो है वो एक तो सिस्टम में वैसे ही बहुत परेशानी करते हैं, किडनी और पेट पे असर कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि बॉडी को वो पेन किलर की आदत पड़ जाती है। तो अगर आप बॉडी में नहीं खाएंगे, पेन किलर नहीं देंगे, तो वो अपने आप वो पेन किलर की कमी की वजह से उस पेशेंट को हेडेक होने लगेगा, जिसको मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक भी बोलते हैं। तो ये हेडेक जो है वो उस केस में और हमें मेडिसिन बंद करनी पड़ती है, जो पेशेंट के बहुत मुश्किल होती है। दूसरी चीज, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी हेडेक, 2 किस्म के हेडेक होते हैं। सेकेंडरी हेडेक का मतलब है मोटा मोटा ये कि कोई और वजह है जहाँ पे हमारे पास मरीज को कोई और प्रॉब्लम है, चाहे वो ब्रेन इन्फेक्शन हो, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे वो ब्रेन में ब्रेन हेमरेज हो गया हो। तो ये चीज खतरनाक बन सकती है पेशेंट की अगर वो सिम्टम को अवॉइड कर रहा है। इस केस में बहुत जरूरी है कि पेशेंट हमारे पास जल्दी पहुंचे, क्योंकि ये वाले जो कॉजेज हैं इनको रूल आउट करना और इनका इलाज अर्जेंटली करना बहुत जरूरी है। सीधी बात है, अगर ब्रेन ट्यूमर बहुत लंबा जाएगा, अगर ब्रेन हेमरेज ज्यादा लंबा जाएगा तो उसमें हमारे पास जो पेशेंट अगर लेट आता है तो ट्रीटमेंट उतना ही कम असरदार होगा। वैसे भी माइग्रेन में भी यही चीज है कि अगर पेशेंट देर से आता है तो हम प्रोफाइलैक्सिस जो है वो हम देर से चालू कर पाते हैं, पेशेंट का पेन किलर मैनेजमेंट देर से चालू कर पाते हैं। बहुत बार पेशेंट आते हैं कि पेन किलर ले रहे हैं पर तब लेते हैं जब बहुत देर बाद तेज दर्द हो जाता है। अब ये पॉइंट, पेन किलर बचाने के हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि वो पेन किलर बचाने की कोशिश करें, पर अगर आप उतनी देर से दवाई और लेंगे तो ये पेन बढ़ता जाएगा, ज्यादा सीवियर होता जाएगा। तो एक लेवल पे हो सकता है हमें जहाँ पे शायद 1 गोली से आराम आ जाता, वहाँ पे 3 से 4 गोली या इंजेक्शन लेने पड़ते हैं सर दर्द के लिए, जिसकी वजह से इनफैक्ट हमारा मेडिसिन का यूजेज और ज्यादा बढ़ जा रहा है। बिल्कुल, तो ये जरूरी है इस बात को समझना कि देखिए आप जो पेन किलर्स ले रहे हैं उस पेन किलर से आपको फौरी राहत तो मिल रही है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए वो कहीं ना कहीं शरीर को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए ये भी बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि माइग्रेन के कौन कौन से फेजेस हैं। कहा जाता है इसमें कई फेज होते हैं डॉक्टर मित्तल, तो वो कौन कौन से फेजेस होते हैं जो आम लोगों को समझना बहुत जरूरी है? देखिए 3 से 4 मेन फेज में डिस्क्राइब करूंगा। मेडिकली ऑलमोस्ट 7 फेजेस होते हैं। एक फेज होता है जहाँ पे हमें ऑरा लगता है। अब ऑरा क्या हो, ऑरा कुछ सिम्टम होते हैं जहाँ पे पेशेंट को सिर में दर्द नहीं है, उल्टी नहीं है, जो बाकी सिम्टम है वो नहीं है, पर उसको लगने लगता है कि हाँ मुझे हेडेक होने वाला है, घबराहट होने लगेगी, पसीने होंगे। तो ये सारे ऑरा फेज कहलाते हैं, जहाँ पे पता चल जाता है मरीज को खुद से कि मुझे कुछ होने वाला है, मेरा हेडेक स्टार्ट होने वाला है। फिर दूसरा फेज होता है प्रॉपर हेडेक वाला फेज, जहाँ पे पेशेंट का हेडेक चालू हो जाता है और फिर वो एक धीरे धीरे अगर दवाई ना ले तो बढ़ता चला जाता है और एक लेवल पे वो पीक करता है, फिर वहां से धीरे धीरे वो हेडेक कम होता है। जब वो हेडेक कम हो जाता है तो एक लेवल पे हेडेक कम हो जाता है। काफी पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो दवाई नहीं लेते, हेडेक अपने आप 2-3 दिन में सेटल हो जाता है, पर उसके बाद उनको एक कमजोरी सी लगती है, घबराहट सी लगती है, वीकनेस सी लगने लगती है, वो थोड़ा आराम वगैरह करना प्रेफर करते हैं और उसके बाद फिर वो नॉर्मल आते हैं। तो ये एवरेज 4 फेजेस होते हैं जो कॉमनली माइग्रेन के पेशेंट्स देखते हैं। जरूरी नहीं है हर फेज हर मरीज में हो। हेडेक वाला फेज एक बहुत कॉमन फेज है जो लगभग सारे ही माइग्रेन में होता है, पर बाकी फेजेस ये मेन 4 फेजेस हम
एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये 4 चीजें होती हैं। डॉक्टर समीर का मैं रुख करूं उससे पहले एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि माइग्रेन का क्या इलाज होना चाहिए। देखिए शुरुआती लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले वहीं उसको रोक देने के लिए क्या इलाज होना चाहिए, और इसके अलावा अगर केस में ज्यादा मतलब प्रॉब्लम दिखने लगी है तो फिर उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है? देखिए माइग्रेन में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले रिस्क फैक्टर डिसाइड करना कि पेशेंट को हमें हेडेक क्यों हो रहा है। क्या सन के एक्सपोजर से हेडेक हो रहा है, क्या एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है जिसकी वजह से एक्सपोजर है, क्या साउंड बहुत लाउड साउंड है जिसकी वजह से एक्सपोजर है, क्या एसिडिटी है, नींद की कमी है। तो पहले हमें अपना ट्रिगर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हम एज मेडिकोज आपको एक्सप्लेन एक लिस्ट दे सकते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिससे हो सकता है, पर जो ट्रिगर्स हैं वो हर पेशेंट में अलग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आते हैं कि जी हमें कॉफी से आराम मिलता है, कुछ लोग यहीं पे आते हैं कि कॉफी चाय पी लेते तो हमें सर दर्द बढ़ जाता है। तो आपको अपना हेडेक का जो ट्रिगर है वो एक खुद ढूंढना बहुत जरूरी है, और इस ट्रिगर को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम अगर अवॉइड करते हैं तो हमारी हेडेक फ्रीक्वेंसी और हेडेक की ओवरऑल इंटेंसिटी कम होती है। दूसरा पार्ट आता है जहाँ पे हमें हेडेक की फ्रीक्वेंसी देखनी होती है कि जो पेशेंट है उसको कितनी बार हेडेक हो रहा है, महीने में कितनी बार हेडेक हो रहा है, कितने दिन हेडेक हो रहा है, कितनी इंटेंसिटी पे हेडेक हो रहा है। तो अगर हेडेक की इंटेंसिटी कम है, हेडेक की फ्रीक्वेंसी कम है, तो हम एक बेसिक पेन किलर देते हैं जो जिसकी भी ड्यूरेशन और जिसकी भी सिवियरिटी ऑफ द इंडेक्स मेडिसिन जो है वो धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है। हर पेशेंट को हैवी पेन किलर स्टार्टिंग में नहीं दिया जाएगा, पहले से लाइट पेन किलर दिया जाएगा, फिर लेवल से बढ़ाया जाएगा। फिर जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो एक अलग सेट मेडिसिन का होता है जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि ये पेन किलर से अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ हेडेक और इंटेंसिटी हेडेक कम हो। बिल्कुल डॉक्टर मैं एक छोटा सा सवाल डॉक्टर समीर से लेना चाहूंगी। बदलते मौसम में किन बातों को ध्यान रखने की इस वक्त जरूरी है, क्योंकि देखिए मौसम बदल रहा है और इस दौरान जैसा डॉक्टर ने बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसमें हेडेक कॉमन हो जाता है। तो इस मौसम में क्या ध्यान रखने की जरूरत है? बहुत छोटा सा आंसर चाहूंगी, और डॉक्टर जो आयुर्वेदाचार्य हैं डॉक्टर सिन्हा, उनसे भी एक छोटा सा जवाब लेना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि माइग्रेन और सरदर्द की बात कर रहे हैं तो इस समय साइनस की प्रॉब्लम काफी, साइनसाइटिस हो जाती है, तो साइनसाइटिस भी एक हेडेक का कॉज है। तो ये आप जरूर जान लें कि अगर आपको साइनस सीजन चेंज होते ही होता है तो कुछ सावधानियों का आप ध्यान रखें। बिल्कुल भी कि आपको खांसी जुकाम ऐसा, तो आप मास्क वगैरह का उपयोग करें ताकि वो साइनस की प्रॉब्लम और ज्यादा ट्रिगर ना हो। आप बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज ना लें, क्योंकि वो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे ठंडी या ऐसी कुछ चीज लेने से मेरा साइनस और ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। एक शेड्यूल प्रॉपर बनाने की जरूरत होती है इस दौरान। जी डॉक्टर सिन्हा, आपसे बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगी। आपको आवाज मिली है डॉक्टर सिन्हा? सुन रहे हैं। जी बहुत छोटा सा उत्तर चाहूंगी, समय की कमी है, माफी चाहूंगी, लेकिन बहुत जल्दी से बता दीजिए कि इस वक्त क्या ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे ज्यादा ध्यान रखना है सर्दी बारिश के दिनों में बाहर नहीं घूम निकलना है जी। और घर के अंदर बने रहो। घर को मतलब वार्म अप मत करो, लेकिन एक नॉर्मल सिचुएशंस में रखो। और दवाइयों में सबसे ज्यादा अच्छा है अश्वगंधारिष्ट, हमने बोला है, लक्ष्मी विलास की गोली एक सुबह शाम लेना चाहिए रेगुलर। चलिए, लक्ष्मी विलास नारदीय एक बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आप लोगों ने बहुत जो है इम्पोर्टेंट जानकारियां हमारे दर्शकों को दी है, और इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जिस तरीके से यह खतरा बढ़ रहा है उसका निदान भी आप लोगों से ही मिल सकता है। तो आज हमने इस जटिल बीमारी से निजात पाने के तरीके समझे। हमें यही पता लगाना होगा हमारे लिए क्या बेहतर है, और उस हिसाब से एक शेड्यूल बनाकर उसे फॉलो करना होगा, तभी हम ऐसी बीमारी से दूरी बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.